Hello everyone and welcome to Lockdown Learner. Today we are having Gurcharan Kaura, who is currently pursuing his BTech in CSC from Thapar University, Patiala, and he's side by side he's working on a blockchain also. So Gurcharan, can you just introduce yourself? So hello everyone, I am Gurcharan Kaura from Ludhiana, Punjab, currently pursuing BTech in Computer Science branch from Thapar University. I have a lot of interest in mathematics and blockchain technology. I have given many talks in various colleges about blockchain technology, and I also have a course on blockchain technology. Thanks for your introduction, Gurcharan. So Gurcharan, ये blockchain है क्या? Like एक beginner अगर start कर रहा है, so what is this blockchain? So जैसे अगर मैं किसी से भी पूछूं कि ब्लॉकचेन क्या है, तो मुझे उसका आंसर मिलता है कि ब्लॉकचेन जो है ना वो बिटकॉइन, क्रिप्टोकरेंसी, इथेरियम इन सब के पीछे की टेक्नोलॉजी है। तो ये तो इस तरह से होगा ना कि हम इंटरनेट को डिफाइन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी बिहाइंड ईमेल। सो जो कि सही है, लेकिन ये तो इंटरनेट को डिफाइन करना स्टार्ट भी नहीं कर। उसी तरह से ब्लॉकचेन इससे बहुत बड़ी चीज है और बहुत तरह से उसे डिफाइन किया जा सकता है। तो जैसे मैं अगर इसे डिफाइन करने की कोशिश करूँ, तो ब्लॉकचेन क्या है? एक क्लाउड में एक सिंगल क्लाउड डेटाबेस है। लाइक ऐसे अगर टेक्निकल टर्म्स में नहीं पूछते हैं, थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझा, तो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मानो आपने एक अपने फ्रेंड को यूएस में $100 भेजने हैं, ठीक है? तो आपने $100 भेजने आप, तो ये क्या होता है, जो जो भी जैसे आप ओन करते हो, आपकी जो प्रॉपर्टी है या कोई आपकी मनी है, तो ये ऐसा नहीं है कि जब आप उसको भेजोगे $100 तो ये उड़ के उसके पास चला जाएगा। ये तो एक एंट्री होती है एक लेजर पे, ठीक है? तो जैसे आपने उसको भेजना है, ठीक है? तो आपके लेजर पे एक एंट्री होगी कि आपने $100 आपसे माइनस हो गए, और उसके लेजर पे एक एंट्री होगी कि वहाँ पे प्लस $100 होगा। और बीच में जो बैंक्स आते हैं, जो इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो आते हैं या गवर्नमेंट्स आती हैं, तो बीच में उनके लेजर में भी एंट्री होती है। अब इतनी सारी लेजर्स को रिकंसाइल करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन आ जाती है। उसकी वजह से जब ये जो फ्रिक्शन क्या क्रिएट करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। हमारा टाइम और हमारा जो मनी है, ये दोनों चीज़ें खराब होती हैं इसमें। जैसे कि अगर आपने $100 भेजे अपने फ्रेंड को यूएस में, तो वो उसको 94 और $95 मिलते हैं, और वो भी 5-6 दिनों बाद मिलते हैं। तो अब ये थी जो नॉर्मल डेज में हमारी रूटीन चल रही है। अब इसको, अगर हम इस ब्रोकन सिस्टम को छोड़ें 1 मिनट के लिए, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि सिर्फ एक सिंगल एंट्री हो, जैसे आपने ट्रांजैक्शन की उसको, तो सिर्फ ये $100 की एक सिंगल एंट्री है, और उस पे बस सबने टिक लगाना कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, आपने, उसने, मतलब वेरीफाई करना है बस। तो ब्लॉकचेन इस तरह काम करती है। बेसिकली ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी है, ठीक है? इसमें कोई सेंट्रलाइज, इसमें कुछ बैंक नहीं ऑन करता, कुछ नहीं ऑन करता। तो ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज है और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम से सेफ है। देखो, इसे हैक नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली ब्लॉकचेन के बारे में। Nicely explained, Gurcharan. So can you just explain us what is this cryptocurrency? तो क्रिप्टोकरेंसी, अच्छा, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो क्या हुआ कि ना, जब ये ब्लॉकचेन वगैरह बना, ये तो 1991 का बना हुआ, लेकिन तब उसे कोई भाव नहीं दे रहा। तो 2008-9 में ना, ये सतोशी नाकामोटो एक पर्सन था। तो ये आए, इन्होंने एक रिसर्च पेपर निकाला, उसमें इन्होंने कहा कि ब्लॉकचेन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, और क्रिप्टोकरेंसी वहां से स्टार्ट हुई। अब कैसे स्टार्ट हुई? अब क्या होता है कि जैसे ब्लॉकचेन है ना, तो ये जैसे मैंने बताया कि एक ही सिंगल एंट्री है, तो ये सबके, बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर्स में स्टोर होती है, ताकि ये हैक ना हो पाए। और एक जगह एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होती, बहुत सारे लोग इसे ऑन करते हैं। कोई बैंक ऑन नहीं करता, कोई, मतलब, क्योंकि आपके मन में भी थॉट्स आ रहे होंगे पिछली बार सुन के कि अगर बैंक ऑन नहीं करता तो ये सारा सिस्टम चल कैसे रहा है, अगर कोई इसे ऑन नहीं करता। तो इसे बहुत सारे लोग, पीपल ओन करते हैं, कम्युनिटी है पूरी, ठीक है? तो उनके जैसे कंप्यूटर्स होते हैं। अब क्या होता है कि इसमें ना हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर यूज करनी है, तो इसमें भी काफी कंप्यूटेशन पावर चाहिए होती है, काफी मनी चाहिए होती है, काफी टाइम चाहिए होता है, काफी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो ये सब अब यूज करना है हमें। अब सातोशी नाकामोटो एक इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ है कि जो भी ये चीजें हमें देगा, उन्हें हम माइनर्स कहेंगे, एंड उनके लिए करेंसी इन्वेंट की उन्होंने, जो उन्हें रिवॉर्ड में मिलेगा। लाइक जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने अपने कंप्यूटर्स पे करने देगा, हम भी कर सकते हैं। लाइक आप भी अपना कंप्यूटर दे सकते हो माइनर्स माइनिंग के लिए। तो उनको एक रिवॉर्ड में मिलेगी क्रिप्टो करेंसी। उस टाइम ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन थी, इसलिए स्टार्टिंग में बिटकॉइन से स्टार्ट हुई, और आजकल तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं। तो स्टार्ट बेसिकली इसका ऐसे ही हुआ था कि एज अ रिवॉर्ड मिलेगा बिटकॉइन माइनर्स को। तो धीरे धीरे इसकी ट्रांजेक्शन बढ़ती गई, क्योंकि क्या होता है कि एक बार लोग मानने लग जाते हैं ना वैल्यू, तो फिर उस चीज़ की उतनी वैल्यू बन जाती है। धीरे 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 इसकी कम्युनिटी बड़ी होती है, और आज तो बिटकॉइन आसमान छू रहा है।
Again, nicely explained about the cryptocurrency. So, Gurcharan, I want to know, like, आपने कभी इन्वेस्ट करा है क्रिप्टो में? जी, मैं करता ओके, सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि एक बिगनर को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले? हूँ। देखिए, इसके लिए क्या होता है कि आपके बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जहाँ पे आपके कॉइन्स लिस्टेड होते हैं। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप जाके हर कॉइन का ना देखिए कई स्कैम कॉइन्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है? तो आपको वहाँ पे जाके चेक करना पड़ता है कि कौन से कॉइन के पीछे कोई टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है, वहाँ पे सब गिवन होता है। मार्केट कैप कितना है किसी कॉइन का, या व्हाइट पेपर देखना पड़ता है कि उसपे कोई टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है, वो कंपनी कुछ बिज़नेस कर रहे हैं या सिर्फ स्कैम कर रहे हैं। अगर तो उनके पीछे कुछ बिज़नेस है, जैसे इथेरियम, बहुत बहुत बढ़िया कॉइन है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी उसके पीछे वर्क कर रही है, सॉलिडिटी लैंग्वेज में उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते हैं। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि ये लेजिटिमेट कॉइन है, और उसके बाद आपको देखना है कि मार्केट कैप किसका बड़ा है। इस टाइम सबसे ज़्यादा बड़ा सबको पता है बिटकॉइन का। तो वो चीज़ देखनी है, और आपको होल्डर्स ज़रूर देखना है। ये सबसे मेन पॉइंट है कि होल्डर्स क्या होता है, जैसे कोई कॉइन है, ठीक है? तो अगर आप उसमें जाके देखोगे ना टॉप 1% होल्डर या टॉप 100 होल्डर्स, तो अगर टॉप 100 होल्डर्स के पास 90% या उससे ज़्यादा कॉइन्स हैं, तो वो एक स्कैम कॉइन हो सकता है। मतलब आप समझदार हो, तो वो हो सकता है। क्योंकि अगर होल्डर के पास ही इतना कॉइन है, तो वो बाकी लोगों से डलवा-डलवा के उसमें से पैसे एक रात में गायब हो सकते हैं। लेकिन अगर होल्डर्स के पास कम है, मतलब 18% या 20%, तो वो लेजिटिमेट कॉइन है। तो होल्डर्स का ज़रूर चेक करना कि होल्डर्स के पास कितनी परसेंटेज ऑफ कॉइन है। Again, nicely explained, Gurcharan, and thank you for sharing your knowledge about this cryptocurrency and like this blockchain. And thanks for being part of Lockdown Learner. Thank you, viewers, for watching this video. Thank you.